जय श्री राम दोस्तों, श्री राम इंस्टीट्यूट ऑफ कंपटीशन के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम पिछली वीडियो में उत्तरवर्ती मुगलों के बारे में बात कर चुके हैं, मराठा के बारे में बात कर चुके हैं। आज हम बात करने आए हैं अंग्रेजों की भारत में स्थापना की, सत्ता किस तरह से उन्होंने अपनी भारत में स्थापित की। उत्तरवर्ती मुगल बहुत कमजोर शासक निकले, जिसका फायदा अंग्रेजों ने उठाया और धीरे धीरे करके भारत की सत्ता के ऊपर काबिज होते चले गए। बच्चों, आज हम बात करेंगे कि किस तरह से अंग्रेजों ने संपूर्ण भारत पर अपना आधिपत्य स्थापित किया, किस तरह से उनके भारत में आगमन की शुरुआत हुई। उड़ान तो भर रही है दोस्तों, चाहे कितनी बार गिरना पड़े, सपनों को पूरा करना होगा, चाहे खुद से भी लड़ना पड़े। अपने माँ बाप के सपने को, अपनी सफलता के सपने को पूरा करने के लिए दिन रात अपने आप को मेहनत की भट्टी में झोंक दो। बच्चों, आपकी सफलता से आपके माता पिता और आपके गुरु का सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। तो उन्हें खुशी देने के लिए, उनके सपनों को पूरा करने के लिए अपने आप को लड़ना सिखाओ, अपने आप को संघर्ष करना सिखाओ और पूरी तरह से आप अपनी सफलता के लिए तत्पर हो जाओ। अब हम बात करते हैं उत्तरवर्ती मुगलों के बाद, मराठाओं के बाद भारत में अंग्रेजों के आगमन के बारे में। चलिए बच्चों, भारत में अंग्रेजों के आगमन के बारे में, लेकिन उससे पहले आप अपने सारे दोस्तों को मेरा चैनल सब्सक्राइब कराओ, लाइक कराओ, शेयर कराओ। मैं आपके लिए मस्त मस्त वीडियो लेकर आता रहूंगा। अंग्रेजों का भारत में आगमन 31 दिसंबर 1600 इंग्लैंड में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है। 31 दिसंबर 1600 को इंग्लैंड में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के लिए इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ फर्स्ट एक अधिकार पत्र कंपनी को सौंप देती है। ठीक है बच्चों, क्या तारीख मैंने बताई? 31 दिसंबर 1600। क्या हुआ? कंपनी की स्थापना होती है, यानी उसकी स्थापना किए जाने के लिए इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ फर्स्ट ईस्ट इंडिया कंपनी को एक अधिकार पत्र सौंप देती है। ईस्ट इंडिया कंपनी में शुरुआती दौर में कितने पार्टनर्स थे? 217 मुख्य साझेदार थे बच्चों, 217 मुख्य साझेदार थे। महारानी एलिजाबेथ ने ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्वी देशों से व्यापार करने के लिए चार्टर दे दिया और एकाधिकार प्रदान कर दिया। 217 साझेदार हैं और महारानी एलिजाबेथ ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्वी देशों से व्यापार करने के लिए चार्टर और एकाधिकार दे देती है। 1639 में मद्रास में और 1651 में हुगली में अंग्रेज अपनी व्यापारिक कोठियां स्थापित करते हैं। मैं आपको बता दूं, व्यापारिक कोठी का अर्थ उस समय फैक्ट्री हुआ करता था। तो बच्चों, 1639 में मद्रास में और 1651 में हुगली में अंग्रेजों ने अपनी व्यापारिक कोठी यानी फैक्ट्रियां स्थापित की बच्चों। और पूर्वी तट पर मसूलीपट्टनम, कई जगह आपको मसूलीपट्टनम की जगह मछलीपट्टनम भी लिखा आएगा। पूर्वी तट पर मसूलीपट्टनम में 1611 में, और पश्चिमी तट पर सूरत में 1613 में इन लोगों ने अपनी व्यापारिक कोठी यानी फैक्ट्री स्थापित की है बच्चों अंग्रेजों ने। 1608 में मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टार बना लो, 1608 में अंग्रेजों ने सूरत में अपनी व्यापारिक कोठी स्थापित करने की कोशिश की, लेकिन 1608 में इनको सफलता नहीं मिल पाई और ये सफल हो पाए 1613 में। तो मैंने आप लोगों को बताया, मसूलीपट्टनम के बारे में बताया, सूरत के बारे में बताया, हुगली के बारे में बताया। चलिए बच्चों, ये सफल हो पाए 1613 में। सबसे पहला अंग्रेजी गवर्नर जो था वो था टॉमस स्मिथ। ग्रेट ब्रिटेन के सम्राट जेम्स फर्स्ट, इंपॉर्टेंट, जेम्स फर्स्ट 1608 में कैप्टन हॉकिंस को अपना राजदूत बनाकर मुगल बादशाह जहांगीर के दरबार में भेजते हैं। यानी सम्राट जेम्स फर्स्ट ने 1608 में कैप्टन हॉकिंस को जहांगीर के दरबार में भेजा था। ठीक है। सर टॉमस रो,
जहांगीर के दरबार में इंग्लैंड के सम्राट जेम्स फर्स्ट का राजदूत बनकर 1616 में पहुंचता है। ये बात आपको तब भी पढ़ाई गई थी जब मैंने आप लोगों से जहांगीर के बारे में बात करी थी। मेरी पिछली वीडियो में जहां मैंने जहांगीर को पढ़ाया है, मैंने आपको बताया कि सर टॉमस रो, कैप्टन हॉकिंस, विलियम फिंच, ये सभी लोग जहांगीर के दरबार में आए थे। तो 1616 में जेम्स प्रथम के राजदूत बनकर सर टॉमस रो मुगल बादशाह जहांगीर के दरबार में आते हैं। 1608 में से 3 साल तक 1608 से 3 साल तक कैप्टन हॉकिंस भारत में रहता है। उससे प्रसन्न होकर जहांगीर, मुगल बादशाह जहांगीर जिसका नाम सलीम है, उससे प्रसन्न होकर उसे 400 का मनसब देता है और जागीर देता है। ठीक है ना बच्चों, मनसब और जागीर दे देता है। अब टॉमस रो के भारत से इंग्लैंड जाने से पहले, टॉमस रो के भारत से इंग्लैंड जाने से पहले अंग्रेज सूरत, आगरा, अहमदाबाद और भरूच में, भरूच कौन कौन सी जगह बताई मैंने आपको? सूरत, आगरा, अहमदाबाद और भरूच में अपनी व्यापारिक कोठियां मतलब फैक्ट्रियां स्थापित कर लेते हैं। यहां से भारत में अंग्रेजों के बिजनेस की, व्यापार की शुरुआत हो रही है। अब बच्चों सर टॉमस रो जो है गुजरात के सूबेदार खुर्रम, खुर्रम शाहजहां का भी नाम था, लेकिन ये वो वाला खुर्रम नहीं है। सर टॉमस रो गुजरात के सूबेदार खुर्रम से व्यापारिक कोठियां स्थापित करने का फरमान भी प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है ना बच्चों, कौन है ये? कौन है ये? खुर्रम गुजरात का सूबेदार है। पूर्वी भारत में अंग्रेज अपना पहला कारखाना, पूर्वी भारत में अंग्रेज अपना पहला कारखाना 1633 में खोलते हैं बच्चों। कहां पर? उड़ीसा में खोलते हैं। 1633 में पूर्वी भारत में अंग्रेजों ने अपने पहला कारखाना उड़ीसा में खोला। अंग्रेजों ने 1639 में मद्रास की स्थापना करी। पॉइंट टू बी नोटेड, मद्रास की स्थापना 1639 में की गई अंग्रेजों के द्वारा, और वहां पर फोर्ट सेंट जॉर्ज नामक एक किला बनाया गया। क्या नाम है किले का? फोर्ट सेंट जॉर्ज किला बनाया गया मद्रास के अंदर। ईस्ट इंडिया कंपनी का एक योग्य डॉक्टर था जिसका नाम था विलियम हैमिल्टन। ये सारे के सारे तथ्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछे गए हैं, स्पेशली एसएससी में। ईस्ट इंडिया कंपनी का एक योग्य डॉक्टर था जिसका नाम था डॉक्टर विलियम हैमिल्टन। इसने बादशाह फर्रुखशियर को एक प्राण घातक फोड़ा हुआ था, उस फोड़े का इलाज कराया था। किसने? विलियम हैमिल्टन ने बच्चों। आपको शायद याद भी हो, फर्रुखशियर को घृणकायर के नाम से जाना जाता था, मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। चलिए, फर्रुखशियर ने कंपनी को 1650 ईस्वी में बंगाल में व्यापार करने का अधिकार दे दिया। फर्रुखशियर ने 1650 ईस्वी में बंगाल में व्यापार करने का अधिकार दे दिया कंपनी को। 1651 में तो अंग्रेजों ने हुगली में अपना कारखाना भी स्थापित कर लिया बच्चों। 1650 में अधिकार मिला है और 1651 में इन्होंने अपना, चलिए बच्चों, इंग्लैंड के सम्राट चार्ल्स सेकंड, इंग्लैंड के सम्राट चार्ल्स सेकंड की शादी 1661 में हुई। इंग्लैंड के सम्राट चार्ल्स सेकंड की शादी जो 1661 में हुई, वो पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन के साथ हुई बच्चों। पुर्तगाल की राजकुमारी जो कैथरीन के साथ हुई, तो मुंबई उस समय पुर्तगाल के अधीन था। तो उस समय जो मुंबई पुर्तगाल के अधीन था, पुर्तगाली अपनी बेटी की शादी में, राजकुमारी की शादी में बंबई को दहेज में चार्ल्स सेकंड को दे देते हैं। ठीक है, इंग्लैंड के सम्राट चार्ल्स सेकंड की शादी 1661 में पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन से हुई, और पुर्तगाल के राजा ने भारत में अपने अधीन बंबई शहर को अंग्रेजों को दहेज में दे दिया था। 1668 में 1668 में चार्ल्स सेकंड बंबई को 10 पाउंड के वार्षिक किराया, मात्र 10 पाउंड का वार्षिक किराया, उस समय ये कितनी बड़ी रकम होती होगी आप अंदाजा लगा लीजिए। तो 1668 में सम्राट चार्ल्स सेकंड बंबई शहर को 10 पाउंड के वार्षिक किराए पर ईस्ट इंडिया कंपनी को दे देते हैं। और जो गवर्नर है ना, गोराल्ड ओंगियार, ये बंबई शहर की स्थापना करते हैं। गोराल्ड ओंगियार ने बंबई शहर की स्थापना की थी। ये सूरत का किसी समय में प्रेसिडेंट भी रहा था। ठीक है ना बच्चों, और ये मुंबई अंग्रेजों को दहेज में दी गई है। किसके द्वारा दी गई है? पुर्तगालियों के द्वारा। और सम्राट चार्ल्स सेकंड इसको 10 पाउंड के वार्षिक किराए पर ईस्ट इंडिया कंपनी को दे देते हैं। चलिए,
भारत पहुंचने वाला सबसे पहला अंग्रेजी जहाज हेक्टर। याद रखना बच्चों, ये सारे के सारे महत्वपूर्ण तथ्य हैं, बहुत लंबा नहीं उलझाया जा रहा है, आप लोगों को बिल्कुल टू द पॉइंट बात की जा रही है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आने वाले क्वेश्चंस की ही बात की जा रही है। भारत पहुंचने वाला सबसे पहला अंग्रेजी जहाज का नाम था हेक्टर। अंग्रेजों ने 1698 में बंगाल के सूबेदार अजीम उस शान से तीन गांव क्या क्या नाम था, सुतानुती, कालीघाट और गोविंदपुर की जमींदारी 1200 रुपए का भुगतान करके ले ली। ठीक है ना बच्चों। अब आगे चलकर मोस्ट इंपॉर्टेंट, आगे हमेशा ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताइए कलकत्ता की स्थापना किसने की, जॉन चार्नोक। आगे चलकर जॉन चार्नोक ने इसी को कलकत्ता नगर का रूप दिया। तो कभी भी अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए कलकत्ता की स्थापना में सबसे बड़ा योगदान किसका है, जॉन चार्नोक का। ठीक। 1700 में जॉन चार्नोक ने सुतानुती में एक कारखाना स्थापित किया बच्चों, और इस कारखाने की जब इसने किलाबंदी कर दी तो इस किलाबंदी करके इसका नाम रखा गया फोर्ट विलियम। फोर्ट विलियम किलाबंदी करके रखा गया किसने, 1700 में जॉन चार्नोक ने। चार्ल्स आयर, मोस्ट इंपॉर्टेंट, चार्ल्स आयर फोर्ट विलियम का पहला प्रेसिडेंट हुआ मेरे बच्चों। 1687 में ईस्ट इंडिया कंपनी के पश्चिमी तट का मुख्यालय कौन बना, मुंबई बना। पहले कौन सा हुआ करता था, पहले ये मुख्यालय सूरत में हुआ करता था, लेकिन 1687 में ईस्ट इंडिया कंपनी के पश्चिमी तट का मुख्यालय कहां शिफ्ट कर दिया गया, बंबई कर दिया गया, जो कि पहले सूरत हुआ करता था। बंगाल में सीमा शुल्क की छूट को कंपनी ने 1691 में प्राप्त किया। 1717 में फर्रुखशियर ने कंपनी को गुजरात में और दक्कन में भी व्यापार करने का अधिकार प्रदान कर दिया, फर्रुखशियर ने बच्चों। ठीक है ना। तो इस तरह से धीरे धीरे करके भारत के अंदर, इस तरह से धीरे धीरे भारत के अंदर कंपनी स्थापित होती चली जा रही है। तो बच्चों यहां तक की बात आई कि किस तरह से धीरे धीरे करके कंपनी अपने आप को स्थापित कर रही है। तो बस इतना कहूंगा कि ना कोई कठिनाई ना कोई तकलीफ, ना कोई कठिनाई ना कोई तकलीफ, तो क्या खाक मजा है जीने में, और बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। इसलिए अपने इस सीने में अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्रैक करने की इतनी बड़ी आग लगा लो कि वो आग ज्वालामुखी बन के धधके और दिन रात तुम्हें इस बात के लिए प्रेरित करे कि बेटा जग जा, बेटा खड़ा हो, बेटा दौड़, क्योंकि तुझे अपनी मंजिल हासिल करनी है, तुझे सरकारी नौकरी हासिल करनी है। तो बच्चों अब हम इससे आगे की बात करते हैं, बंगाल पर अंग्रेजी आधिपत्य, कि किस तरह से अब अंग्रेजी लोग बंगाल के ऊपर छाएंगे। ठीक है बच्चों, अभी हम लोग बात कर रहे हैं किस तरह से अंग्रेजी लोग बंगाल के ऊपर छाएंगे। अंग्रेजों ने बंगाल में अपनी पहली व्यापारिक कोठी 1651 में हुगली पे स्थापित की। ठीक। 18वीं शताब्दी के दौरान मुगल साम्राज्य के अंतर्गत आने वाले प्रांतों में भारत में बंगाल सबसे ज्यादा समृद्ध राज्य था बच्चों। बहुत ज्यादा हरियाली, मतलब आप ये समझ लीजिए कि बंगाल इतना समृद्ध राज्य था, बंगाल के पास बहुत पैसा था, चारों तरफ से बंगाल के पास खेती, बिजनेस, सभी कुछ बंगाल के पास मौजूद था। समृद्ध राज्यों में बंगाल का गिनती थी, सबसे संपन्न राज्य था। ठीक है बच्चों। 18वीं शताब्दी में सूबेदारों ने मुगल शासन के विरुद्ध खुद को स्वतंत्र घोषित कर दिया और नवाब की उपाधि धारण करने लगे। ठीक है ना बच्चों। अब इन लोगों ने मुगल शासन के विरुद्ध खुद को आजाद घोषित करके कौन सी उपाधि धारण की, नवाब की। अब हम बात करेंगे प्लासी के युद्ध की। भारत के इतिहास में अंग्रेजों को स्थापित करने में दो युद्धों का सबसे बड़ा योगदान है, एक प्लासी का युद्ध और एक बक्सर का युद्ध। बच्चों 1756 में, ध्यान से सुनना क्योंकि यह बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है, अंग्रेजों को भारत में जमाने में सबसे बड़ा योगदान जो प्लासी के युद्ध का और बक्सर के युद्ध का है। हम बात कर रहे हैं उन्हीं युद्धों में से एक युद्ध, प्लासी के युद्ध। 1756 में नवाब सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब बनते हैं बच्चों। सिराजुद्दौला अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को विशेष अधिकार और रियायतें देने से मना कर देते हैं। ठीक है। जिसकी वजह से अंग्रेज की सेना और उनकी सेना के बीच में 1757 में प्लासी का युद्ध शुरू हो जाता है। प्लासी का युद्ध अंग्रेजी सेना और नवाब सिराजुद्दौला की सेना के
प्लासी का युद्ध अंग्रेजी सेना और नवाब सिराजुद्दौला की सेना के बीच मुर्शिदाबाद के नदिया नामक जिले में, पॉइंट टू बी नोटेड, मुर्शिदाबाद पश्चिमी बंगाल में है, मुर्शिदाबाद के नदिया जिले में भागीरथी नदी के किनारे पर प्लासी नामक स्थान पर शुरू होता है। चूंकि उस जगह का नाम प्लासी है, इसलिए इस युद्ध का नाम क्या पड़ गया, प्लासी। प्लासी के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कौन करता है, रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव अंग्रेजी सेना का नेतृत्व करता है प्लासी के युद्ध में। 1757 में यह युद्ध होता है, भागीरथी नदी के किनारे पर युद्ध होता है। प्लासी के युद्ध में अपने सेनापति मीर जाफर की धोखाधड़ी के कारण नवाब सिराजुद्दौला हार जाते हैं। इतिहास गवाह है बच्चों, भारत के अंदर सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया है गद्दारों ने, ठीक है ना। यहां पर गद्दार कौन है, सेनापति मीर जाफर गद्दार है। एक बहुत बड़ी सेना होने के बावजूद भी नवाब सिराजुद्दौला एक जीता हुआ युद्ध लगभग हार जाते हैं। बहुत कम चांसेस थे कि अंग्रेज जीत पाए, लेकिन इस गद्दार की धोखाधड़ी के कारण नवाब सिराजुद्दौला हार गए। अंग्रेजों ने इस धोखेबाज और षड्यंत्रकारी सेनापति मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया, उसको इनाम दे दिया और नवाब सिराजुद्दौला को हराकर उनके इस व्यक्ति को, उनके इस सेनापति को इन्होंने नवाब बना दिया। बच्चों, अब मीर जाफर तो बन गया कठपुतली, क्योंकि उसको बनाया है किसने है नवाब, अंग्रेजों ने बनाया है। अंग्रेजों के खिलाफ वो बोलेगा नहीं, तो वो कैसा नवाब बना, कठपुतली नवाब बना। अंग्रेजों ने मीर जाफर को कठपुतली बनाकर बंगाल का शोषण करना शुरू कर दिया। बच्चों, शासक बने मीर जाफर ने जब ये देखा कि बंगाल का अत्यधिक शोषण हो रहा है, तो उसने थोड़ी सी खिलाफत करनी शुरू करी। जब उसने खिलाफत करनी शुरू करी तो अंग्रेजों ने 1760 में उसे उसके पद से हटा दिया। राजा भी तो उन्होंने ही बनाया था, नवाब भी तो उन्होंने ही बनाया था। तो 1760 में उसे उसके पद से हटाकर उसके दामाद मीर कासिम को बंगाल का नवाब बना दिया। अब मीर कासिम को भी नजर तो आ रही हैं चीजें कि भाई बंगाल के में तो बहुत ज्यादा शोषण किया जा रहा है अंग्रेजों के द्वारा। अब मीर कासिम क्या करता है, अंग्रेजों के प्रभाव से बचने के लिए अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर लेकर चला जाता है। मीर कासिम एक योग्य शासक था और वो अपनी प्रजा का हित चाहता था। बच्चों, इसी के साथ एक बहुत बड़ी घटना जुड़ी हुई है, आप लोगों ने सुना होगा ब्लैक होल यानी काली कोठरी की दुर्घटना। आइए मैं इस दुर्घटना के बारे में भी आपको बताता हूं कि ब्लैक होल दुर्घटना क्या थी, जो 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 एक बहुत बड़ा कारण बनी युद्ध का। हुआ यूं बच्चों कि 20 जून 1756 की रात को नवाब सिराजुद्दौला ने 20 जून 1756 की रात को नवाब सिराजुद्दौला के आदेश पर 146 अंग्रेजों को 146 अंग्रेजों को 18 फुट लंबे 14 फुट चौड़े 18 फुट लंबे 14 फुट चौड़े, ठीक है ना, और 14 फुट 10 इंच चौड़े कमरे में बंद कर दिया गया। जब इसको बंद कर दिया गया, अब आप खुद समझ सकते हो कि एक छोटी सी कालकोठरी के अंदर इतने सारे लोग बंद हैं। तो जब 23 जून 1756 की सुबह वो कमरा खोला गया, जब 23 जून 1756 को वो कमरा खोला गया, तो बच्चों उनमें से 146 लोगों में से केवल 23 लोग जिंदा बचे। बच्चों, एक बहुत बड़े इतिहासकार हैं जिनका नाम है जेड हॉलवेल। वो ये बताते हैं कि इस दुर्घटना को ब्लैक होल ट्रेजेडी या कालकोठरी की दुर्घटना माना जाता है। ये उनके द्वारा वर्णित है दुर्घटना, ठीक है ना बच्चों। तो इस दुर्घटना के बाद अंग्रेजी लोग बिल्कुल तिल मिला गए, आग लग गई बदन में कि अंग्रेजों के साथ इतनी बेइज्जती अंग्रेजों की किसके द्वारा की गई, सिराजुद्दौला के। तो यह भी एक बहुत बड़ा कारण बनी युद्ध का। चलिए, अब जो दूसरा युद्ध था भारत के अंदर अंग्रेजों के स्थापित करने के लिए, वो था बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध था। मीर कासिम ने अंग्रेजों के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया। बच्चों, मीर कासिम ने अवध के नवाब शुजाउद्दौला, याद रखना, अवध के नवाब शुजाउद्दौला और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय की सेनाओं से मदद ले ली। मदद लेने के बाद 1764 में अंग्रेजों की सेना मीर कासिम
शुजाउद्दौला और शाह आलम सेकंड की संयुक्त सेनाओं के बीच में बक्सर नामक एक स्थान पर युद्ध हुआ। कब हुआ? 1764 में। इस युद्ध को ही बक्सर का युद्ध किया जाता है। तीन संयुक्त शासक कौन कौन है? कौन कौन है? मीर कासिम, शुजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय। और लड़ किससे रहे हैं? लड़ किससे रहे हैं? अंग्रेजों से लड़ रहे हैं। ठीक है। बक्सर का युद्ध भी अंग्रेज जीत लेते हैं बच्चों। बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का जो नेतृत्व है वो अंग्रेजों के सेनापति हेक्टर मुनरो करते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया? हेक्टर मुनरो ने किया। ठीक है ना। अंग्रेजों ने इस युद्ध के बाद फिर से मीर कासिम को हटाकर मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया। ठीक है। 5 जनवरी 1765 को मीर जाफर की मृत्यु हो जाती है और अब बंगाल पर सीधे सीधे ब्रिटिश डोमिनियंस यानी अंग्रेजी शासन का आधिपत्य स्थापित होता चला जाता है। मुगल बादशाह शाह आलम सेकंड अंग्रेजों का केवल पेंशनर, पेंशनर का मतलब होता है कि उसको केवल पेंशन दी जाएगी, नाम मात्र का शासक रह गया है वो। मुगल बादशाह शाह आलम सेकंड अंग्रेजों का केवल पेंशनर बनकर रह जाता है और अंग्रेज बिहार, बंगाल, उड़ीसा का जमकर आर्थिक शोषण करने लगते हैं बच्चों। अंग्रेज भारत के अंदर प्रभावशाली हो चुके हैं, शक्तिशाली हो चुके हैं। वो भारत की जनता का आर्थिक शोषण करने लग रहे हैं और उस पैसे से अपना प्रभुत्व स्थापित कर रहे हैं और शेष भारत में उनका प्रभाव फैलाने की छूट उनको मिल गई है। तो यहां हम लोगों ने बात कर ली, यहां हम लोगों ने बात कर ली बंगाल की। अब इसी के साथ साथ एक और जगह चल रही है जिस जगह का नाम है मैसूर, जिस जगह का नाम है मैसूर। अब यहां पर हम अंग्रेजों और मैसूर के संबंधों की बात करेंगे, आंगल मैसूर संबंध में। बच्चों, मैसूर दक्कन का एक बहुत प्रभावशाली राज्य था। मैसूर में हिंदू शासक नंजराज और देवराज बहुत कमजोर शासक सिद्ध हुए। नंजराज को 1761 में हैदर अली नामक एक व्यक्ति हरा देते हैं और मैसूर पर अपना अधिकार कर लेते हैं। अंग्रेजों ने हैदर अली की बढ़ती हुई शक्ति को देखकर निजाम और मराठाओं को अपनी तरफ मिलाने की घोषणा की और निजाम और मराठाओं को अपनी तरफ मिलाने के बाद उन्होंने हैदर अली के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी। ठीक है बच्चों, जब उन्होंने युद्ध की घोषणा कर दी तो अब मैं आपको बताता हूं ये 4 युद्ध कौन कौन से हैं। पहला आंगल मैसूर, आंगल माने अंग्रेज, पहला आंगल मैसूर युद्ध हुआ 1767 से 1769 तक। ठीक है, उसमें गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड वेरेलेस्ट। दूसरा आंगल मैसूर युद्ध हुआ 1780 से 1784 तक। कौन थे गवर्नर? वॉरेन हेस्टिंग्स। तीसरा आंगल मैसूर युद्ध हुआ 1790 से 92 में। गवर्नर कौन है अंग्रेजों की तरफ से? लॉर्ड कॉर्नवालिस। चौथा मैसूर युद्ध हुआ 1799 में। गवर्नर कौन है? लॉर्ड वेलेस्ली। ठीक है, और इन चारों युद्धों के लिए कुछ संधियां भी हुई। आइए उन संधियों के बारे में बात करते हैं। पहले आंगल मैसूर युद्ध के बाद जो संधि हुई 1769 में हुई, नाम दिया गया मद्रास की संधि। दूसरे आंगल मैसूर युद्ध, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बता रहा हूं बच्चों, देखिए आप लोग समझ लीजिए कि बहुत लंबा तो इस चीज को खींचा नहीं जा सकता, बहुत सारा कुछ है बताने के लिए, बहुत कुछ है, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड जो जो महत्वपूर्ण तथ्य है मेरी कोशिश है कि केवल उन्हीं का निचोड़ आपको दिया जाए, फालतू की चीजों को हटाया जाए। दूसरा आंगल मैसूर युद्ध 1784 में होता है और किस संधि से समाप्त होता है? मंगलौर की संधि से। और तीसरा आंगल मैसूर युद्ध का क्या है? 1792 में होता है और किस संधि से समाप्त होता है? श्रीरंगपट्टनम की संधि से। अब हम बात करते हैं पहले आंगल मैसूर युद्ध की 1767 से 1769 वाले की। अप्रैल 1767 में निजाम मराठों और अंग्रेजों की सेनाओं में मराठे और अंग्रेजों की सेनाओं ने मिलकर एकजुट होकर हैदर अली पर आक्रमण कर दिया। ठीक है, लेकिन निजाम ने तुरंत पाला बदल दिया और जब निजाम ने पाला बदल दिया तो वो हैदर अली से मिल गया। ये निजामों की जो नीति थी ढुलमुल रही, उसके बाद फिर ये दोबारा से अंग्रेजों से जा मिले, यानी निजाम ये तय नहीं कर पा रहे थे किसके साथ रहे। तो बच्चों, निजामों ने पाला बदलकर हैदर अली से मिले और फिर अंग्रेजों से जा मिले। ढुलमुल नीति थी इनकी। ठीक है बच्चों,
1768 में हैदर अली मंगलौर और बंबई पर पुरवारा से कब्जा कर लेते हैं। मार्च 1769 में हैदर अली की सेना मद्रास तक पहुंच जाती है, यानी हैदर अली एक शक्तिशाली शासक बनते चले जा रहे हैं। अब मजबूरी में अंग्रेजों को 4 अप्रैल 1769 को हैदर अली के साथ मद्रास की संधि करनी पड़ती है। यह बात मैंने आपको भी बता दी। अब दूसरा आंगल मैसूर युद्ध, सेकंड आंगल मैसूर युद्ध। पहले मैसूर युद्ध की सारे महत्वपूर्ण तथ्य और सारी घटनाएं आपको बता दी गई हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने आप लोगों को बंगाल के बारे में भी बता दिया और अब हम बात कर रहे हैं मैसूर के बारे में, क्योंकि अंग्रेज अब पूरे भारत में अपना आधिपत्य स्थापित करते चले जा रहे हैं। दूसरा आंगल मैसूर युद्ध हैदर अली और सर आयरकूट के बीच हुआ। सर आयरकूट के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना के बीच हुआ। 1780 में यह युद्ध शुरू होता है, सेकंड आंगल मैसूर युद्ध। 7 दिसंबर 1782 को इस युद्ध में घाव के कारण और युद्ध में मिली हार के सदमे से हैदर अली की मृत्यु हो जाती है। ठीक है बच्चों, कंटिन्यूअस लगभग युद्ध चल ही रहे हैं, लगातार लगभग युद्ध ही चल रहे हैं, ठीक है ना। तो हैदर अली की मृत्यु हो जाती है 7 दिसंबर 1782 को, क्योंकि उसको घाव लग चुके थे युद्ध में और वो युद्ध में हारा भी था। ठीक है, अब हैदर अली की मृत्यु के बाद बच्चों 1782 में हैदर अली का बेटा टीपू सुल्तान मैसूर का शासक बनता है। 1784 में टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच में मंगलौर की संधि होती है बच्चों, और दूसरा आंगल मैसूर युद्ध समाप्त हो जाता है। ठीक है, दूसरा आंगल मैसूर युद्ध समाप्त हो जाता है। 1787 में अपनी राजधानी श्रीरंगापट्टनम में टीपू पादशाह की उपाधि धारण करता है। ठीक है बच्चों, टीपू ने अपनी राजधानी श्रीरंगापट्टनम में स्वतंत्रता का वृक्ष लगवाया था, जिसे ट्री ऑफ लिबर्टी के नाम से जाना जाता है बच्चों। टीपू ने एक फ्रांसीसी क्लब था जिस क्लब का नाम था जैकोबिन। फ्रांसीसी क्लब जैकोबिन की भी सदस्यता टीपू ने स्वीकार कर ली थी। अब हम बात करते हैं तीसरे आंगल मैसूर युद्ध की, जो चला 1790 से 1793 तक। महत्वपूर्ण सभी तथ्य आपको अवगत कराए जा रहे हैं। जितना भी बता रहा हूं, एक एक क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है। आपको अपने स्मृति पटल पर बहुत अच्छे से अंकित कर लेना है, क्योंकि ये चीजें कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बार बार पूछी जाती हैं। टीपू सुल्तान के ऊपर इस युद्ध के इल्जाम के साथ अंग्रेजों ने ये इल्जाम थोप दिया कि वो फ्रांसीसियों से मिलकर हमारे विरुद्ध षड्यंत्र कर रहा है। देखिए, लड़ने के बहाने चाहिए, आप लड़ने के बहाने चाहिए। अगर आप किसी भी व्यक्ति से लड़ना चाहते हैं तो उस पर कोई भी इल्जाम लगाकर आप लड़ सकते हैं। तो टीपू के साथ इस युद्ध के लिए क्या इल्जाम लगाया गया कि भैया तुम फ्रांसीसियों से लड़कर हमारे खिलाफ सांठगांठ कर रहे हो। युद्ध शुरू होने से पहले अंग्रेजों ने मराठों और निजामों के साथ संधि कर ली। ठीक है, मराठे और निजामों से संधि कर ली, और इस संधि को क्या नाम दिया गया? त्रिगुट संधि का नाम दिया गया बच्चों। टीपू सुल्तान को अंग्रेजों ने 1793 में भारी दबाव के बीच टीपू सुल्तान के साथ भारी दबाव के बीच 1793 में कौन सी संधि करनी पड़ी? श्रीरंगापट्टनम की। श्रीरंगापट्टनम की संधि टीपू को करनी पड़ी। 1794 में टीपू को युद्ध के हार जाने के, अंग्रेज थोप रहे हैं इनके ऊपर संधियां थोपी जा रही हैं इनके ऊपर। जो पक्ष हारता है, जो पक्ष हारा हुआ होता है, उसके ऊपर जो संधि करने वाला पक्ष होता है, दूसरा पक्ष दबाव डालकर चीजों को थोप देता है। 1794 में टीपू को युद्ध का हार जाना 3 करोड़ रुपया देना पड़ा। श्रीरंगपट्टनम की संधि के अनुसार इसे अपना आधा राज्य भी अंग्रेजों को देना पड़ा, प्लस 3 करोड़ रुपए का हर्जाना देना पड़ा। साथ ही इसको अपने टीपू को अपने 2 बेटों को अंग्रेजों के अधीन बंधक बनाने के रूप में रखना पड़ा। श्रीरंगापट्टनम की संधि के बाद इतनी बड़ी, आप देखिए, आधा राज्य चला गया, 3 करोड़ रुपए का हर्जाना चला गया। ये संधि करने के बाद मैसूर आर्थिक और सामरिक रूप से कमजोर हो गया, बिखर गया, टूट गया। अब बात आती है निर्णायक युद्ध की। चौथा आंगल मैसूर युद्ध 1799 में हुआ। यह चौथा आंगल मैसूर युद्ध बिल्कुल निर्णायक सिद्ध हुआ। इस युद्ध में टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई बच्चों। इस युद्ध के समय अंग्रेजी कंपनी का गवर्नर था लॉर्ड वेलेस्ली। इस युद्ध के दौरान 4 मई 1799 को
बहादुरी से अंग्रेजी सेना के खिलाफ लड़ते हुए टीपू सुल्तान वीर गति को प्राप्त हुआ और इस युद्ध को एक तरह से निर्णायक युद्ध माना गया, क्योंकि अब तो टीपू सुल्तान ही समाप्त हो गए हैं। तो ये किसके खिलाफ लड़े टीपू सुल्तान? टीपू सुल्तान लॉर्ड वेलेस्ली के खिलाफ लड़े। इस तरह से चारों अंगल मैसूर युद्ध के बारे में हम बात की हम लोगों ने। टीपू सुल्तान और चारों अंगल मैसूर युद्ध के बारे में हमने जाना, हैदर अली के बारे में जाना, इस वीडियो में हम लोगों ने बंगाल के बारे में जाना और मैसूर के बारे में जाना। तो बच्चों चलते चलते बस इतना ही कहूंगा, कि वक्त ने फंसाया है, परेशान नहीं हूं। वक्त ने फंसाया है लेकिन मैं परेशान नहीं हूं। हालातों से हार जाऊं, मैं वो इंसान नहीं हूं। तो बच्चों हमें हालातों से नहीं हारना, उल्टे हालातों को मजबूर कर देना है कि वो हमारी बाधाओं को हमारी मेहनत के सामने इतना छोटा कर दे कि एक बड़ी से बड़ी बाधा, बड़े से बड़े पहाड़ जैसी बाधा भी हमें अब बहुत छोटी महसूस होने लगे। तो वक्त ने फंसाया हूं, परेशान नहीं हूं, हालातों से हार जाऊं, इंसान नहीं हूं। सारी बाधाओं को तोड़ दूंगा, सारी बाधाओं को पार कर दूंगा और माता पिता की इच्छा पूरी करने के लिए सरकारी नौकरी छीन कर लेकर आऊंगा। जय श्री राम, जय हिंद दोस्तों। चलता हूं, जाने से पहले एक बार ये कहूंगा, अपने सभी दोस्तों को मेरे चैनल को सब्सक्राइब कराओ, लाइक कराओ, शेयर कराओ। जय श्री राम दोस्तों, जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ।